Okay, this is part 2 of your chapter number 1. The name of this particular part is The Making of Nationalism in Europe. As you can see in the notes given, कि in 18th century there was no nation state. जैसे आज नेशन स्टेट है वैसे उस वक्त नहीं था. ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था, डिफरेंट तरह के लोग रहते थे वहाँ पे. कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर वाला सीन बिल्कुल भी नहीं था. जिसके अंडर में जो रूलर रूल कर रहा था, मोनार्क था, ज़रूरी नहीं है जो उसके अंडर में लोग हैं वो सब यूनिफॉर्मिटी के साथ हों, सब एक जैसे हों. सब अलग अलग तरह के थे. कलेक्टिवनेस नहीं थी, मतलब कहना चाहिए कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी उनकी, सब डिफरेंट थे. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है क्योंकि हैब्सबर्ग एम्पायर जो जिसके अंडर में ऑस्ट्रिया और हंगरी और एल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सही बोहेमिया, ये सारे जो एरियाज़ थे ये डिफरेंट एरियाज़ हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे. और जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि जो अपर लेवल लोग थे, जो रूल करने वाले और उनके आसपास वाले लोग थे, हायर क्लास लोग, वो सब जर्मन स्पीकिंग थे. और उस एरिया में इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे और जगहें भी थी लाइक लोम्बार्डी और वेनेशिया. तो सेकंड एग्जाम्पल दिया है हंगरी का. ये एग्जाम्पल हमें यूरोप के दिए हैं. हंगरी में हाफ पॉपुलेशन वॉज मैगियर, बोलने वाली लैंग्वेज होती थी वहाँ की. बाकी आदि डिफरेंट अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स बोलते थे या दूसरी लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे. थर्ड एग्जाम्पल है गलीशिया, जहाँ एरिस्टोक्रेसी जो थी, हायर लेवल लोग जो थे रूल करने वाले, साथ में वो पॉलिश स्पीकिंग थे यानी कि पोलैंड वाली जो लैंग्वेज होती है. वहाँ पे उस वक्त यूरोप में 18th सेंचुरी में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी क्योंकि सब लोग कहना चाहिए डिफरेंट तरह की जगहों से थे. लेकिन मतलब लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी ऐसा सच नहीं थी, बस एक ही यूनिटी थी, एक ही चीज़ कॉमन थी कि वो एक राजा के अंडर में काम करते थे. बाकी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था. एक राजा उन पे रूल करता था, वही कॉमननेस थी उनके अंदर, बाकी कोई कॉमननेस नहीं थी. नाउ नेक्स्ट इज़ योर द एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास. वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी कैसी थी, मिडिल क्लास में क्या था, लोअर क्लास में क्या था, ये पढ़ते हैं हम. आपको दिख रहा है जैसे एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये था कि वहाँ पे वही जो हायर क्लास लोग थे, जो रूलर्स वगैरह और उनके साथ वाले, डोमिनेंट क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे. उन लोगों का लिविंग आपस में कॉमन होता था. अगर वो अलग अलग एरिया से भी होते थे तो भी उनका लाइफस्टाइल वगैरह सेम होता था. और मतलब उनमें रीजनल डिविजन्स शो नहीं होते थे. बस वो था कि वो एरिस्टोक्रेसी है चाहे वो कहीं के भी हों. उनके अंडर में बहुत सारी ज़मीन एरियाज़ होते थे, टाउन हाउसेज होते थे. उन लोगों में आपस में मैरिज कनेक्शंस होते थे उन फैमिलीज़ के बीच में, और वो कम होते थे. नंबर ऑफ़ पीपल, ऑब्वियसली हायर क्लास जो रूलिंग तरह के लोग होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ पीपल उनके थोड़े एरिस्टोक्रेसी के कम होते थे. पीजेंट्री जो होती थी यानी कि जिसे हम किसान कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में थे वो लोग. और इसमें बताया है कि वेस्टर्न यूरोप वाले एरिया में वहाँ पे वो टेनेंट्स भी होते थे और स्मॉल ओनर्स भी होते थे. मतलब दूसरों के खेतों पे काम भी करते थे और ख़ुद भी छोटे छोटे खेतों के ओनर्स होते थे. सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में उनके अंडर में नहीं कह सकते, वास्ट एरिया जो कल्टीवेट होता था वो सर्फ्स के द्वारा होता था. सर्फ वर्ड दिख रहा है इसमें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ पीजेंट्री में. सर्फ मतलब वहाँ के जो किसान होते थे जो दूसरों के यहाँ काम करते थे, दूसरों के अंडर में. अब आता है मिडिल क्लास. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ इंग्लैंड में, सबसे पहले तो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में फ्रांस में हुआ, फिर जर्मनी में हुआ, ऐसे पूरी यूरोप में हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जब वर्किंग क्लास आई, वर्किंग क्लास के साथ साथ इमर्ज हुआ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास का मतलब होता है, यहाँ पे दे रखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, उसमें बिजनेसमैन जो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह. ये मिडिल क्लास इमर्ज हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप. ये इससे पहले नहीं होता था. अब मिडिल क्लास का जो थॉट था दिमाग में वो था कि नेशनल यूनिटी फॉलोइंग एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मतलब एक तरह से फ़ायदा. नेशनल यूनिटी होनी चाहिए और एबॉलिशन होना चाहिए यानी ख़त्म होना चाहिए एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. जो हायर क्लास लोगों को जो बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलती हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, आप साथ में अगर बुक भी रखोगे तो इजीली समझ में आएगा, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप. यानी कि व्हाट डिड लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. या एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th यूरोप
19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। एक्चुअली लिबरलिज्म का मतलब यूरोप में क्या लिया गया, तो ये 3 तरह से लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। 3 बातों में आज़ादी हुई। पहला है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधे सीधे देखो आप, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ऑटोक्रेसी ख़त्म हो गई थी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस भी ख़त्म हो गई थी, एज वेल एज क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर रिप्रेजेंटेशन होने लगी और गवर्नमेंट के अंदर, प्लस इसमें दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वापस से मतलब उसको लीगल माना गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिंग गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी राइट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल लिबरल होने की निशानियाँ थी। सेकंड है सोशली लिबरलिज्म का मतलब क्या था। सोशली लिबरलिज्म का मतलब था जो यूरोप में लिया गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वोट, प्रॉपर्टी। पहले क्या था, राइट टू वोट उनको था वहाँ पे यूरोप में जिनके पास प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे, यानी कि वो आदमी, वो मेल जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्हें ही राइट था वोट देने का, ठीक है। ये इसके बाद भी था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन थोड़े दिन जब जैकोबिन क्लब की फॉर्मेशन हुई, क्रिएशन हुआ, उस वक्त सारे मैन यानी कि मेल्स को राइट हो गया वोट देने का। लेकिन नेपोलियन ने वापस से लिमिटेड सफरेज कर दिया, यानी कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए लोगों को। जो नॉन प्रॉपर्टाइड थे लोग, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, वो इसके अबॉलिशन में आए, अपोजिशन में आए कि इसको एबॉलिश करा जाए, इस चीज़ को कि भाई जिसको प्रॉपर्टी है उसी को वोट देने का राइट है, ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए। उनका मानना था कि इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी होने चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी है या नहीं है, हम सबको वोट देने का राइट होना चाहिए। ये सीरीज़ में दे रखा है कि सोशली लिबरलिज्म का मतलब क्या था, यानी कि सीधे सीधे राइट टू वोट का मतलब था। एक स्टोरी सी दी है उन्होंने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पहले प्रॉपर्टी ओइंग मैन को राइट था, जैकोबिन क्लब ने सबको राइट दिया, सारे मैन को। फिर नेपोलियन ने वापस लिमिटेड सफरेज कर दिया। ये चीज़ें बताई हैं। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिकली लिबरलिज्म क्या होता है। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का सीधा सा मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। हमने पहले पढ़ा था कि कई सारे बैरियर्स होते थे उसी एक एरिया में, एक टेरिटरी में भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कई सारे बैरियर क्रॉस करके आपको जाना पड़ता था और कई सारे टैक्सेस देने पड़ते थे आपको, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का यह मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, चाहे कोई से भी मार्केट में जाओ। और सेकेंडली इसी में ही है एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो टैक्सेस लगा रखे थे, उनको थोड़ा कम करना, एबॉलिश करना, गुड्स को और कैपिटल को इधर उधर मूव करना। ये जो तीनों चीज़ें हैं, पॉलिटिकल जो लिबरलिज्म है, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ लिबरलिज्म, ये इट वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। क्वेश्चन इधर से भी फ्रेम हो जाता है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, विद दीज 3 पॉइंट्स वर द स्पेशल डिमांड और द स्ट्रॉन्ग डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको अगर आप हिंदी में समझो तो कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिसे कि कमर्शियल क्लास ने ऑब्स्टिकल माना, हर्डल माना, हिंड्रेंस माना उनकी कंडीशन में। सच कंडीशन, कौन सी कंडीशंस थी वो? सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू कमर्शियल क्लास। जो न्यू कमर्शियल क्लास थी उसके लिए सबसे बड़ी आफत की बात क्या थी? ये जो भी हमने पढ़ा है पिछली चीज़ें, लिबरलिज्म खासतौर से इकोनॉमिकल, तो वो जो कमर्शियल क्लास थी, बिजनेस क्लास लोग थे, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, ये एक्सप्लेन करो। तो उनकी पहली मुसीबत है डिफरेंट करेंसीज। सब जगह डिफरेंट करेंसी होना, ये एक बहुत बड़ी आफत की बात थी, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जाना है तो आपको करेंसीज लेके जानी पड़ेंगी या फिर उसका एक्सचेंज देखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम थी डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स। किसी जगह पे मेजर क्या है, किसी जगह पे मेजर क्या है, ये मैं बताऊंगी एग्जाम्पल से भी। और थर्ड वन है कस्टम बैरियर्स। कस्टम के बहुत तरह के बैरियर्स थे, यहाँ से नहीं जा सकते, ये चीज़ नहीं जा सकती, वो चीज़ नहीं जा सकती, इस तरह के जो कस्टम बैरियर्स होते हैं मोस्टली। एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया है डिफरेंट वेट्स एंड मेजर का, वो दिया है कपड़े के बारे में। क्लॉथ, उसकी एक वेट होती थी, एक यूनिट होती थी LA, ठीक है। और ये जो LA था, ये फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का एक यूनिट होता था, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर का होता था, नरेनबर्ग में
65.6 सेंटीमीटर का होता था। तो अब ये जो 3 अलग अलग यूनिट्स डिस्क्राइब हुई हैं एक ही यूनिट की, 1 LA इज इक्वल्स टू डिफरेंट, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत था कैलकुलेशन करने के लिए कि किस पे कितना टैक्स दिया जाएगा और कहाँ कहाँ अलग अलग टैक्स लगेगा। सो कमर्शियल क्लास डिमांडेड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। उनका मानना था कमर्शियल क्लास का, जो बिजनेस करने वाले थे, कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें कोई हिंड्रेंस होनी नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कहना चाहिए या हटाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ज़ोल्वेरियन। ठीक है, ये जो ज़ोल्वेरियन था ये एक तरह का ग्रुप था, एक तरह की यूनियन थी। इट वाज अ कस्टम यूनियन। ठीक है, जो कमर्शियल क्लास लोग थे उनकी यूनियन थी। ये प्रूशिया में बनी फर्स्ट टाइम 1834 में, फिर जर्मनी के स्टेट्स में बनने लगी। इसने क्या किया, इट एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे यानी कि कस्टम के अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ वगैरह जो थी उनको हटाया। जितनी अलग अलग करेंसीज इनको देनी पड़ती थी, 30 करेंसीज चलती थी एक ही स्टेट के अंदर या एक ही एरिया के अंदर, एक टेरिटरी में, उस 30 को ख़त्म करके 2 कर दी, बस 2। रेलवेज़ को डेवलप, जैसे ही रेलवेज़ डेवलप हुए इस वजह से आसानी हो गई उनको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी आसान हो गया। और एक तरह से उसने रेलवेज़ ने कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्प आउट किया। तो ये जो ज़ोल्वेरियन था ये एक तरह का कस्टम यूनियन था। इसके नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं ये इसकी इम्प्लीकेशंस है, यानी कि इसने करा क्या। इसने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया, करेंसीज़ को 30 से 2 पे ले गया, और बाकी तो बात की बातें हैं कि रेलवे डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से इंक्रीज मोबिलिटी हो गई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, 1815 के बाद में कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव का मतलब सीधे सीधा होता है वो लोग जो पुरानी बातों को मानते हैं, नई बातों को नहीं मानते, उनके हिसाब से पुराने ट्रेडिशंस वगैरह ही सब कुछ होते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल वही दिया है, जब नेपोलियन को ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने हरा दिया था, उसके बाद में वहाँ पे यूरोप में कंजर्वेटिव्स लोग आए रूल करने, जैसे मोनार्की वगैरह को वो फॉलो करते थे ज़्यादा, और इन चीज़ों को ही मानने वाले लोग ही रूल करने लगे। ये जो रेवोल्यूशनरी थे ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ बिल्कुल ही पहले जैसा हो जाए या बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा हो जाए, या 3 स्टेट्स से वैसा। ये चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन इनको ही लगता था मॉडर्नाइजेशन अपने आप में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को यानी मोनार्की सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। जैसे आर्मी वगैरह को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और इकोनॉमी को भी अच्छा कर सकता है मॉडर्नाइजेशन। कुल मिला के ये कंजर्वेटिव्स भी मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये 100% मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते थे। अब जब नेपोलियन हार गए उसके बाद में उनको उस वक्त ट्रीटीज़ तो साइन होती नहीं शुरू से, तो वियना ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, वो 1815 में साइन हुई जब वो हार गए थे। और इट वाज होस्टेड बाय, ये एक तरह का कांग्रेस था, मतलब वो मीटिंग टाइप थी, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक। इसका एम था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे वो कुछ भी नहीं करना, मोनार्की सिस्टम को वापस से लेके आना है जो नेपोलियन ने ख़त्म कर दी थी। इसके फीचर्स थे, आप आपकी बुक में भी देख लेना, पेज नंबर 11 पे है। बर्नबोर्न डायनेस्टी जो थी वो उसको वापस से लाया जाए, फ्रांस ने जो भी कुछ अपने कंट्रोल में लिया था नेपोलियन के टाइम वो सब चीज़ें वापस आज़ाद कर दी जाए, सारा एरिया। स्टेट्स की बाउंड्रीज, फ्रांस को पूरी तरफ से घेर लिया जाए और ताकि वो अपना एक्सपेंशन दोबारा से नहीं कर सके। और नेदरलैंड को नॉर्दर्न की तरफ रखा गया, नॉर्थ साइड पे। जिनेवा जो था उसको साउथ के साइड पे रखा गया ताकि उसको कंट्रोल कर सके। प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज, सैक्सोनी नाम की जगह प्रूशिया को दी गई साउथ में। नीदरलैंड को भी जगह दी गई नॉर्थ में कोई सी कंट्रोल करने के लिए। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्थ में इटली का। जर्मनी सेम था, जर्मनी एक्चुअली 39 स्टेट से बना हुआ था, उसको कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि नेपोलियन ने भी उसको कुछ नहीं करा था, वो एज इट इज़ रहा। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। ये सब चीज़ें जो हुई ये सब नेपोलियन के हारने के बाद का ट्रीटी था जिसमें कि फ्रांस ने बहुत कुछ नुकसान उठाया। अब हम बात करते हैं वापस इसी में कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म को अपने अगेंस्ट में कुछ सुनना पसंद नहीं था, उन्होंने सेंसरशिप लॉ लगा दिया था टू कंट्रोल न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्ले सॉन्ग्स। अब जब इनको कंजर्वेटिज्म को ये सब पसंद नहीं था, अगेंस्ट होना ये वो, तो रेवोल्यूशनरीज को परेशानी होने लगी क्योंकि अब देखो उनको सबको डेमोक्रेसी चाहिए थी प्रॉपर वे में, लोगों को तो वो बात अलग है कि नेपोलियन भी हार गए, सब चले गए, लेकिन पब्लिक चाहती थी। तो ये जो रिप्रेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म गेव बर्थ टू सीक्रेट सोसाइटीज़, ठीक है,
सीक्रेट सोसाइटी मतलब जो चुपचाप से चलती थी शांति में, वहाँ रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था, उनके आइडियाज़ आपस में मीटिंग करके शांति में अंडरग्राउंड वो फैलाए जाते थे, ठीक है, उनको सपोर्ट किया जाता था। और रेवोल्यूशनरीज जो थे वो अपोज टू मोनार्क थे, ये तो हमें पता ही है, ट्रीटी ऑफ वेना के बाद यही माना गया जो रेवोल्यूशनरी है मतलब वो मोनार्क के खिलाफ है। और इसके बाद देखो इटालियन रेवोल्यूशनरी गुस्सीपी मैजिनी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके आइडियाज़ और उनकी सब चीज़ों के बारे में। वो बॉर्न हुए थे जिनोवा में 1807 में। उनकी सोसाइटी जो फर्स्ट सोसाइटी उन्होंने बनाई थी या ज्वाइन करी थी वो थी कार्बोनारी, जो वो 24 ईयर्स के थे। इससे पहले उनको थोड़ा सा भागना पड़ा था, छुपना पड़ा था 1831 में, शुरू में जब वो रेवोल्यूशन करते थे, लिगुरिया नाम की जगह थी, वहाँ से इनको भागना पड़ा था। और इसके बाद में इन्होंने 2 सोसाइटीज़ और बनाई, जिसका पहले का नाम था यंग इटली, दूसरी थी यंग यूरोप, एक मर्सेल्स में थी एक बर्न में थी। इसके जितने भी मेंबर्स थे सब एक जैसी सोच के थे ऑब्वियसली। फिर ये धीरे धीरे पोलैंड में बनी, फ्रांस में बनी, इटली, जर्मनी, सब जगह। इनका बिलीव था कि गॉड ने सब एक नेशन वालों को एक जगह रहने के लिए बनाया है। इसके बाद इन्होंने हेल्प आउट किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गई। मोनार्क के अगेंस्ट रहे ये लोग और इनके आइडियाज़ मोस्टली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने के ही थे। एक जो हमने आगे पहले पढ़ा था, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि गुज़ीबी मैजिनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। दिस पार्ट 2 इज़ डन नाउ, सो रीड द नोट्स इफ यू